नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सुपर 25 के अंतर्गत आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने भारत का भूगोल का पार्ट सेकंड लेके, जिसके अंतर्गत हम 25 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। ऐसे 25 प्रश्न होते हैं जो वास्तव में देखने में सरल लग सकते हैं आपको, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपके पसीने छुड़ा देते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, आंसर में कंफ्यूजन होता है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली रेगुर मिट्टी का अन्य नाम नहीं है। कौन सा अन्य नाम नहीं है? यानी कि यहाँ आपको पता करना है कि रेगुर के कौन और नाम हैं। तो ये देखिए, काली मिट्टी इसको कहते हैं, हाँ कहते हैं। कपास मिट्टी कहते हैं, सी विकल्प है। उष्णकटिबंधीय चरनोजेम, तो चरनोजेम भी इसको कहते हैं। यानी कि ये तीनों नाम हैं। तो पूछ रहा है नहीं है तो नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से तो तीनों हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। लावा मिट्टियां, ठीक है ना। लावा मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? शिलांग के पठार पे, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प छत्तीसगढ़ पठार। तीसरा है सरयू पार मैदान। और चौथा विकल्प है मालवा पठार। बताइए कहाँ पाई जाती हैं लावा मिट्टियां? तो आपको मैं बता दूं, सरयू पार मैदान तो आप वैसे निकाल दीजिए, छत्तीसगढ़ पठार भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको ये क्षेत्र पता है, ये दक्कन ट्रैप का क्षेत्र है, और ये आता है मालवा पठार इसके अंतर्गत। शिलांग पठार भी निकल जाएगा। तो दक्कन ट्रैप भी इसमें पूछा जा सकता है कि लावा मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये विकल्प हो सकता है दक्कन ट्रैप, ठीक है ना, दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटराइट मिट्टियों प्राधान्य है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, यानी कहाँ प्राधान्य का मतलब कहाँ ज्यादा पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र, कोरोमंडल तटीय प्रदेश। तीसरा है बुंदेलखंड। चौथा बघेलखंड। आपको पता है कि लेटराइट मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ठीक है। नहीं पता है तो आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये मालाबार तटीय प्रदेश यहाँ पे आंसर होगा। लेटराइट मिट्टियों के लिए जो कंडीशन होती है, तो टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, और साथ में वर्षा की मात्रा भी होना चाहिए, यानी कि रेनफॉल भी हाई रेनफॉल होना चाहिए। इन दोनों की कंडीशन में ये होता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। लेटराइट मिट्टियां जो होती हैं, इनका निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षावन वाले क्षेत्रों में क्षालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। क्षालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ये कम उपजाऊ होती हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है लेटराइट मिट्टियों के बारे में। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्व की कमी होती है। ये कम मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, और केरल, महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। ये मुख्यतः क्षेत्र है। इस फोटो में आप देखिए तो इसमें कुछ और फैक्ट आपको मिलेंगे। देखिए, रिच इन आयरन, आयरन इतना ज्यादा इसमें होता है, इसीलिए अनुर्वर होती है, मतलब उर्वरता इसमें कम पाई जाती है। पुअर इन लाइम, पोटास, मैग्नीशियम आप ऊपर देख चुके हैं, तो याद रखिएगा। और ये द ह्यूमस कंटेंट इन द लेटेराइट सॉइल इज लेस। ह्यूमस इसमें कम होता है, और ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस से आपको पता है कि ह्यूमस जितना ज्यादा होगा उपजाऊ उतनी अधिक होगी, तो इसमें कम ह्यूमस पाया जाता है। और होता ऐसा कम क्यों होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें होते हैं और डिकम्पोजर्स जो होते हैं, ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पाया जाता है। तो जो सूक्ष्म तत्व ये जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो ये और डिकम्पोजर, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, कम उपजाऊ होती है। एरिया देखिए, यहाँ पे और ज्यादा एरिया दिए हैं। कुछ सम पार्ट्स ऑफ असम, कर्नाटका, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, ये इतनी प्रदेशों में पाई जाती हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजों की खेती की जाती है? तो इसमें चाय की खेती, कॉफी की खेती, कैशू की खेती, रबर की खेती, कोकोनट की खेती, यानी काजू की खेती है कैशू, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो आपका प्रश्न था, इसमें केरल नहीं दिया हुआ था, लेकिन मालाबार तट दिया हुआ था। मालाबार ये तट दिया है, तो ये केरल, केरल के किनारे का हिस्सा है। तो अगर केरल दिया होता तो केरल आप मार देते, लेकिन यहाँ पे ये आप आंसर मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ठीक है, तो जो दलहनी फसलें होती है, मैं संकेत दे रहा हूं आपको, दलहनी फसलों में ये गुण पाया जाता है, ठीक है ना। इनकी जड़ों में ऐसी गांठें पाई जाती हैं जो नाइट्रोजनीकरण करती है, नाइट्रोजन भरपूर कर देती है मृदा को। आलू में ऐसा नहीं होता, सोरगम भी नहीं है, सूरजमुखी भी नहीं है, दलहनी इसमें मटर है, ठीक है ना। इसके अलावा राजमा है, उड़द है, मूंग है, ये सारी जो फसलें हैं, है ना, उसमें ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत की मिट्टियों में किस तत्व की सर्वाधिक कमी है? सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है ना। और तो ये देखिए, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, इसका आंसर होता है जस्ता। आप याद कर लीजिए बिल्कुल सही से। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य फसलों को उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? पीएच मान आप जान रहे हैं कि इससे मिट्टी, अगर पीएच मान 7 से अगर इससे कम होता है तो ये मिट्टी अम्लीय होती है ना। और अगर इससे ज्यादा होता है, अगर अधिक, तो मिट्टी हो जाती है क्षारीय, ठीक है ना।
और आपको पता है कि फसल उगेगी किसमें, ना क्षारीय हो ना अम्लीय हो, यानी सामान्य मृदा, तो ये 6 से 7 के बीच में अगर होगा तो ये अच्छा होगा। 7 से ऊपर ये गलत हो जाएगा, और ये दोनों भी अम्लीय होने के कारण गलत हो जाएंगे। सामान्य फसलें इसमें नहीं उगेंगी, कुछ फसलें उगेंगी, आगे अभी प्रश्न है उसमें हम देखेंगे। भारत में लवणीय मृदा आप जान रहे हैं, इनका सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? लवणीय मृदा का किस राज्य में क्षेत्रफल है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर आप सोचिए क्या होगा। तो वास्तव में इसका अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र गुजरात में ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो इसमें गुजरात होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, मध्य प्रदेश बिहार तो नहीं ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए मैं आपको बता दूं कि चाय बागान अम्लीय मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। अगला विकल्प है क्षारीय, जलोढ़, काली। तो जलोढ़ नहीं होती है, काली भी नहीं होती है, काली में धान कपास की खेती इसमें खूब होगी, ठीक है। जलोढ़ मृदा उर्वर होती है, लेकिन चाय के लिए नहीं होती है ना, क्षारीय नहीं होगी इसमें। इसके अलावा जहां चाय उगाते हैं तो इसकी ढालदार जमीन, ढलुआ जमीन होनी चाहिए, यानी ढाल अधिक होना चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्र, अधिकतर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे चाय की खेती होती है। जैसे आप उधर चले जाइए, असम में, केरला में, और दक्षिण भारत के कई क्षेत्र हैं वहां पे होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं को सही क्रम को पहचानिए। आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छे से इसको करिएगा। और इसमें कई प्रश्न हैं, जो आपके 4 प्रश्न कम से कम तैयार हो जाएंगे अगर इन शब्दों का आप मतलब जानते हैं। अवनालिका अपर्दन, परत अपर्दन, रेल अपर्दन, आशफाल अपर्दन। इसको पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एक एक शब्दों को हम देख लें। आशफाल अपर्दन क्या होता है? जैसे पेड़ की पत्तियों से जब जल गिरता है ऐसे ऐसे, तो जमीन में ये थोड़ा 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 क्या करेगा, जमीन को काट देगा। आप देखते हैं बरसात होती है तो जमीन में बूंद बूंद के कारण वो कट जाती है मिट्टी, तो ये शुरुआत होती है अपर्दन की, तो ये अशफाल हो जाता है, अशफाल अपर्दन बोलते हैं। अशफाल के बाद में आप देखते हैं अगर सेकंड नंबर पे, तो आपका आता है परत अपर्दन। सेकंड नंबर पे परत अपर्दन, इसमें मिट्टी कट के खिसकने लगती है दूसरे स्थान पे, यहां से कट के दूसरी जगह पे जाने लगी, यानी मिट्टी का कटाव चालू हो गया। तीसरे नंबर पर आपका आता है रेल अपर्दन। रेल अपर्दन तीसरे नंबर पर, ये जो दिया है ये तीसरे नंबर पर होता है। इसमें क्या होता है, मिट्टी के कटने से नालियां बनने लगती हैं, लेकिन ये नालियां बहुत चौड़ी नहीं होती, पतली 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 नालियां ऐसे बन जाती हैं। और अंत में आता है अवनालिका अपर्दन, ज्यादा चौड़े चौड़े कटाव हो जाते हैं, बड़े बड़े गहरे, और नालियां इसमें ज्यादा बड़ी बन जाती हैं। अब क्रम से देखिए, तो इसमें डी विकल्प पे आप ध्यान दें तो अशफाल फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड पे परत, थर्ड पे रिल, और चौथे नंबर पे हो जाएगा अवनालिका अपर्दन। यही ऐसे ये क्रम हो जाएगा कम से ज्यादा की ओर, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पूरे भारत में देखना है आपको। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, बी विकल्प है उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और डी विकल्प है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है ना, तो सदाबहार वन तो ये अगर इंडिया है तो जहां जहां ज्यादा वर्षा और टेम्परेचर दोनों ज्यादा है तो इस इन एरिया में ये पाया जाएगा। तो ये आपका तो नहीं होगा, ये पूरे भारत में तो नहीं है, तो सदाबहार यहां से आप निकाल दीजिए। उसके बाद में आप विचार करिए पर्वतीय की भी, बहुत कम पार्ट है पर्वतीय, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा पार्ट आपका पर्वतीय तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। शुष्क, सदाबहार, उपोष्ण, ऐसा ऐसी स्थिति भारत की नहीं पाई जाती, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा आंसर, यही सी आंसर हो जाएगा, सही से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? किसके उत्पाद ये पूछ रहा है, मतलब किस क्षेत्र में आते हैं, किस प्रकार के वन क्षेत्र में आते हैं? पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। ठीक है ना, ये सागौन और साल इसमें ही आते, बहुत सही से याद कर लीजिएगा, एक एक करके भी पूछा जा सकता है, सुमेलित करने में भी एक तरफ सागौन रख दिया, अगली तरफ इन प्रकारों में से कोई एक लिख के इसको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसे जंगल की आग कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगल की आग, ये वास्तव में आग होती नहीं है लेकिन लगती है, ऐसे लगने में आपको पता चल सकता है कि पलाश का, नीम का वृक्ष, बांस का वृक्ष, यूकेलिप्टिस, इनमें से देखिए किसका फूल लाल होता है, तो देखिए पलाश में के वृक्ष में लाल रंग का फूल होता है, ये इसलिए जंगल की आग कहा जाता है। और इसके बारे में आपको बता दूं, ये यूपी का राजकीय क्या है, पुष्प है, यूपी का राजकीय पुष्प इसको घोषित किया गया है, तो इसका जंगल की आग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो इसको देखते ही, अगर आप बचपन में से सुने होंगे
अब तो गूलर के फूल हो गए, ये इस टाइप की कहावत सुने होंगे तो आप गूलर मार देंगे कि गूलर इसका आंसर है, बट ये नहीं है, गूलर नहीं होगा। कटहल भी नहीं होगा, कटहल में भी फूल होते हैं, आर्किड में भी फूल होते हैं, फर्न जो है इसमें फूल नहीं होते क्योंकि ये बीज रहित होता है, बीज रहित होता है, और जिसमें बीज नहीं होगी तो उसमें फूल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। बीज रहित ये होता है, संवहनीय पौधा होता है, तो इसलिए इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है। चार दिए, इनमें से एक ही सही सुमेलित है, तो शुरू करते हैं। ए विकल्प से, ए विकल्प है टीक जम्मू कश्मीर, यानी टीक जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। देवदार मध्य प्रदेश पाया जाता है। चंदन काष्ठ, चंदन की लकड़ी केरल में पाई जाती है। सुंदरी पश्चिम बंगाल, तो आपको पता होगा सुंदरी पश्चिम बंगाल सही है, अगर तीनों नहीं भी पता है तब भी चलेगा, जबकि ये तीनों गलत हैं। हाँ, चंदन लकड़ी केरल में कुछ एरिया में पाई जाती है, लेकिन अगर सुंदरी ये न दिया होता तो इसको मार सकते थे, अगर यहाँ कोई कमजोर विकल्प दूसरा दिया होता, लेकिन ज्यादा एब्सोल्यूट विकल्प ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, और आईएएस के प्रश्न में रीजनिंग भी आपको लगानी होती है, जो सबसे ज्यादा सटीक आंसर होता है उस आंसर को मारा जाता है। हो सकता है सी भी सही है, लेकिन डी ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी, हिमालयी ऐसे लिखा जाता है, वनस्पति की जाति नहीं है। नहीं और हाँ पे खूब ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, है कि नहीं है। जूनिफर, महोगनी, सिल्वर फर, स्प्रूस, स्प्रूस, सिल्वर फर और जूनिफर ये तीनों पाए जाते हैं हिमालय में, हिमालय की वनस्पति हैं। बचा महोगनी, महोगनी के बारे में आपको बता दूं, यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। महोगनी जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, तारपीन तेल उत्पाद है। तारपीन तेल जो है ये प्राकृतिक होता है, ये आपको मैं बता दूं, यानी कि किसी पेड़ पौधे से मिलेगा। तो इसमें देखिए, पहला विकल्प है चीड़ के वृक्ष, दूसरा है यूकेलिप्टस के वृक्ष का, तीसरा है देवदार के वृक्ष का, चौथा है बुरांस के वृक्ष का। तो ये चीड़ के वृक्ष का उत्पाद होता है, और चीड़ से ऐसे ये नहीं मिल जाता है, चीड़ से लीसा प्राप्त होता है, और लीसा से हम ये तारपीन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तारपीन, तारपीन का उपयोग क्या होता है आप जानते हैं, ना जानते होंगे तो जान के इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब लोग जान जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति होती है, यानी कि जिसमें जल की मात्रा कम खर्च होती है, सूक्ष्म हल्की हल्की सिंचाई की जाती है, अननेसेसरी वाटर का उपयोग, यानी ज्यादा जल का उपयोग, बर्बादी इसमें नहीं होती है। तो इससे क्या लाभ है कि संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए, पहला, मृदा से पोषक हानि कम की जा सकती है। जैसे आप किसी खेत में पोषक तत्व उसमें हैं, और ये मान लीजिए ये उर्वरक की मात्रा इसमें है, और इसमें खूब ज्यादा आप जल का प्रवाह कर देंगे, खूब जल इसमें जा रहा है और बह के फिर दूसरे खेत में जा रहा है, तो नुकसान होगा। लेकिन सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बस जितनी जरूरत होती है उतना ही जल दिया जाता है, तो इससे हानि कम होती है। हाँ, तो ये सही है, कम होती है। दूसरा दिया, ये वर्षाधीन खेती का एकमात्र साधन है, यानी कि वर्षा के अधीन जो खेती होती है उसमें सिंचाई करने का एकमात्र साधन है, ऐसा तो नहीं है, और बहुत सारी विधियां हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जहां भी एकमात्र, केवल इस टाइप के शब्द आते हैं यूपीएससी में, लगभग 99% वो रॉन्ग होते हैं। दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन लगभग ये रॉन्ग होते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। आइए तीसरे पे विचार करते हैं। इसमें दिया है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को होने से रोका जा सकता है। मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें पानी की बर्बादी कम होती है, यानी कि नीचे से जो पानी निकलेगा तो कम निकाला जाएगा, भौम जल स्तर, नीचे से पानी आप निकालते हैं, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से पहले अगर आप ज्यादा बर्बाद करेंगे ज्यादा निकलेगा, इसमें कम बर्बाद करेंगे कम निकलेगा, यानी कि भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलत है, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। आंसर निकालने का तरीका सीखिए। दूसरा अगर गलत है तो बी, दूसरे विकल्प, दूसरा बी विकल्प में दिया है और डी विकल्प में, तो ये विकल्प तो हमारा वैसे ही खत्म हो गया। अब पहला सही है तो ए हो सकता है या सी। मान लीजिए आपको पहला भी नहीं पता है, तो तीसरा आपको पता है कि हाँ, भौम जल स्तर को कम किया जा सकता है क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है। तो अगर तीसरा ये आपका सही है तो हर हाल में अब सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये दो तो गलत ही हो गए और पहले में तीसरा दिया नहीं है, तो सी में तीसरा दिया है, तो यही हो जाएगा। वैसे आपको पहला भी यहाँ पता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है। जब सर्वाधिक प्रश्न पूछता है तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रतिशत और एक होता है क्षेत्र, एरिया। तो अगर यहां देखा जाए तो प्रतिशत तो पूछा नहीं है, यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई तो पूछा नहीं है,
ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक कहाँ होती है, तो यहाँ क्षेत्र पूछ रहा है। आइए देखते हैं। ए विकल्प है मध्य प्रदेश, बी विकल्प है महाराष्ट्र, सी विकल्प है पंजाब, डी विकल्प है उत्तर प्रदेश। ये प्रतिशत के तौर पे हो सकता था, लेकिन वास्तव में देखें वैसे तो ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र जो नलकूप यानी ट्यूबवेल के द्वारा जो सींचा जाता है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग आच्छादित है, यानी कि जो सिंचाई होती है उनमें किस मद के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र सींचा जाता है। सिंचित क्षेत्र का सबसे ज्यादा क्षेत्र किस मद के अंतर्गत आता है। ये मद का मतलब जो परियोजनाओं के बारे में, हमारे यहाँ 3 प्रकार की परियोजनाएं होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली होती है लघु, छोटा आकार, छोटी, और दूसरी होती है मध्यम, और तीसरी होती है दीर्घ। ठीक है ना, बृहद इसको बोलते हैं, सॉरी बृहद। तो जो ये लघु होती है ये 2000 हेक्टेयर है ना, जो एरिया होता है भूमि का 2000 हेक्टेयर भूमि तक की इनका एरिया होता है। और ये है 2000 हेक्टेयर से, के मतलब हजार का साइन होता है, 10,000 तक। और जो बृहद होती है ये 10,000 से प्लस हेक्टेयर। इंडिया में स्थिति देखें, भारत में तो बृहद में पूरा नहीं है, लघु एवं बृहद परियोजनाओं में ज्यादा नहीं है, लघु परियोजनाओं में तो ज्यादा है ही नहीं है, मध्यम परियोजनाओं में ज्यादा नहीं है, दोनों मिला के इसमें जो दिया है ये आंसर सही होगा, बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाली योजना का संबंध किससे है। हरियाली, हरा भरा करने की योजना होगी। द्वितीय हरित क्रांति से नहीं, ये तो अनाज उत्पादन ज्यादा संबंधित है, तो ये तो निकल ही जाएगी। अब यहां देखिए, अगर यूपी में इसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो डी विकल्प दिया है गोचर भूमि विकास से, सब बता देंगे कि गोरक्षा का मामला चल रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये योजना जो है ये बंजर भूमि विकास से संबंधित है। बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये बंजर है, याद रखिएगा, मरुस्थल नहीं है, बंजर है, तो बी आंसर इसका सही है। हरियाली योजना का संबंध बंजर भूमि विकास से है। 21 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य बताने हैं। कई बार कई परियोजनाएं कई राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाती हैं, तो ये ऐसी परियोजना है सरदार सरोवर, तो कौन कौन सा राज्य इससे लाभान्वित होता है। तो देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे दिया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, और अंतिम विकल्प है महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कठिन हो जाते हैं ये प्रश्न, लेकिन सरदार सरोवर का जब नाम आ रहा है तो आप इसमें थोड़ा गेस कर सकते हैं कि गुजरात में तो होगी ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम है, तो गुजरात में अगर होगी तो आप देखिए 3 विकल्प में गुजरात कहीं दिया ही नहीं है, मार दीजिए, यही आंसर सही है। वैसे याद रखना चाहिए, लेकिन जब ना चले कुछ तो ये ट्रिक लगानी चाहिए। मैं आपको साथ साथ में प्रश्न कैसे किया था ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है। परियोजनाएं नदियों के जल के द्वारा संचालित होती हैं, परियोजनाएं नदियों पर होती हैं, तो चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, भीमा नदी। तो ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, इसको याद रखिए। ठीक है ना, नर्मदा नदी इसका आंसर है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है। बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। मचकुंड, सिद्राबाग, शिव समुद्रम, मयूराक्षी। इसमें कंफ्यूजन जो होता है वो सिद्राबाग और शिव समुद्रम में हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि ये हुई है 1897 में, 97, 97, 1897, और ये हुई है 1902, 1902 में। अब कभी कभी होता क्या है, सिद्राबाग नहीं दिया रहता है तो हमारा ये आंसर सही होता है, लेकिन यहां सिद्राबाग दिया है तो पहले ये हुई है तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। दोनों याद रखिए, जब दोनों विकल्प दिए रहेंगे तो सिद्राबाग होगा, केवल सिद्राबाग दिया होगा तो सिद्राबाग होगा, और अगर सिद्राबाग न देखे शिव समुद्रम होगा तो शिव समुद्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। गांधी सागर बांध एक बांध का नाम है, किसका भाग है। आपको अगर नहीं पता है तो ध्यान से इसको सुनिए, ये चंबल परियोजना, 4 विकल्प दिए हैं, कोसी, चंबल, भाखड़ा, दामोदर, तो ये चंबल परियोजना का भाग है। इसमें 4 बांध है, उनमें से ये एक है, 4 में से एक है। 3 और कौन से हैं, इनके नाम जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 25, और इसका ये पार्ट 2 का अंतिम क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना का निर्माण किया गया है। पहला विकल्प भागीरथी, ये सब नदी आगे लगा है, और दूसरा है अलकनंदा, तीसरा है भिलांगना, और चौथा विकल्प दिया है ए और सी। जब ऐसे विकल्प दो तो इस पे विचार जरूर किया कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसमें ये डी विकल्प नहीं दिया होता तो आंसर एब्सोल्युटली ये हो जाता भागीरथी, लेकिन डी विकल्प जब दिया हुआ है तो ये भिलांगना से भी संबंधित है, भागीरथी से संबंधित है और भिलांगना से भी संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वैसे भागीरथी इसमें
आंसर होता है। ये आज पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया। 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर चुके हैं। पार्ट 1 अगर आपने देखा है ठीक है, नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। जो प्रश्न आपको ना आते उसको नोट जरूर कर लिया कीजिए। आईएएस प्रेप पे आप ऐसे जुड़े रहें, हम आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सामग्री है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एसए का सेक्शन है हमारा, उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ में हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं जो बहुत बेसिक होता है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी। एक घंटी का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, अगर आप सारे अपडेट चाहते हैं कि क्या क्या मैं इसमें एक्टिविटीज करता रहता हूँ, क्या डालता हूँ इसमें, तो आप इसको टच कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा। और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि आप ये क्वेश्चन चाहते हैं कि पीडीएफ के तौर पे आपके डिवाइस में सेव हो जाए, तो ये लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पे एक ग्रुप है आईएएस प्रेप नाम से, उसका ये लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं पीडीएफ इसका डालता हूं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।